Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Numan Asgar, your biology expert. So let's start today's topic. केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एमसीक्यूज को देखेंगे। Which of these is true of the endocrine system? Secretes hormones that are transported to target cells by blood. Causes changes in metabolic activities. Effects are prolonged. All of the above are true. तो अपने प्रीवियस नॉलेज को सामने रखते हुए आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो अल्फा ऑप्शन इज राइट, बीटा ऑप्शन इज आल्सो राइट एंड चार्ली ऑप्शन इज आल्सो राइट। सो द आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हार्मोन्स इज इनकरेक्ट? अब इनकरेक्ट बताना है कि दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, दिस इज ट्रू। दे आर मॉडिफाइड अमीनो एसिड पेप्टाइड्स और स्टेरॉइड मॉलिक्यूल, दिस इज आल्सो ट्रू। They are carried by the circulatory system. This is also true. They are used to communicate between different organisms. They elicit specific biological responses from target cell. This is true. So delta option different organisms की बात हुई यहाँ पे. So that is not true. So delta. Which of these is not an endocrine property? Hormones reach target cells through the blood. This is right. Effects are slow and cyclic. This is also right. Rapid acting effects caused by chemicals. So the answer is delta. Chemical coordination is carried out by various glands. इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं endocrine glands, number 2 exocrine glands, and number 3 heterocrine glands. Endocrine glands, they are ductless. Exocrine are ducted glands. Heterocrine glands, they may be exocrine, they may be endocrine, जिसको हम डुअल ग्लैंड भी कहते हैं। तो अब हम ज़रा एक जनरल सी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड में देर आर वेरियस ग्लैंड, उसमें हम एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, लाइक थायराइड ग्लैंड है, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, दीज आर दी प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अगर हम एक्सोक्राइन में एग्जांपल दें, लाइक साइलाइवरी ग्लैंड्स, लाइक लिवर। इफ वी टॉक अबाउट हेट्रोक्राइन, तो इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पेनक्रियास। तो पेनक्रियास जो कि जिसकी एक्सोक्राइन जो सिक्रीशन है, दैट इज पेनक्रियाटिक जूस, और जो इसकी एंडोक्राइन सिक्रीशन है, दैट इज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, जो हमने नेक्स्ट डिस्कस भी करना है इंशाल्लाह। तो अगर हम सिर्फ इस यूनिट में जो है ना वो फोकस करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो मैसेंजर्स होते हैं उनको हार्मोन्स कहा जाता है। फर्स्ट जो हार्मोन डिस्कवर हुआ था, दैट वाज सेक्रेटिन, और फर्स्ट जो हार्मोन आइसोलेट हुआ था वो इंसुलिन है। सो अब हम इसकी हार्मोन्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स को डिस्कस करने लगे। सबसे पहले, दे आर बायोजेनिक। बायोजेनिक मीन्स दे आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सेकेंड वन इज रिलीज इन ब्लड एक्सेप्ट local hormones like gastrin, जो स्टमक में रिलीज होता है पर्टिकुलरली। द थर्ड वन इज दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट। द फोर्थ वन इज दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी लो अमाउंट, सो बहुत स्मॉल कंसंट्रेशन हार्मोन्स की रिक्वायर्ड होती है हमारी बॉडी में। द फिफ्थ वन इज दे हैव स्पेसिफिक इफेक्ट। दिस इफेक्ट कैन बी इनहिबिटरी, दिस इफेक्ट कैन बी स्टिमुलेटरी। Number 6 is they do not initiate the new biochemical reaction, और new reactions को ये initiate नहीं करते। Number 7 is कि ये regulate करते हैं enzymes को।
ये इनिशिएट नहीं करते न्यू केमिकल रिएक्शन को, ये रेगुलेट करते हैं एंजाइम्स को, स्टिमुलेट करते हैं एंजाइम्स को या इनहिबिट करते हैं एंजाइम्स को और अदर केमिकल रिएक्शंस को। नंबर 8 इज दे कंट्रोल लॉन्ग टर्म चेंजेस लाइक rate of growth, rate of metabolic activity, sexual maturity. Number 9 is they get used up in the chemical reaction. Used up हो जाते हैं, so that's why there is no accumulation. Some are rapid acting like adrenaline and some are slow acting like estrogen. So these are the properties of the hormones. अब हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं. So classification of hormones पे देखेंगे. सबसे पहले अमाइन हार्मोन्स हैं, यानी कि जो डेराइव होते हैं अमाइनो एसिड, दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम टायरोसिन. ये अमाइनो एसिड है टायरोसिन, जिससे ये डेराइव होते हैं. दिस इज अमाइनो एसिड. सो दे हैव अमाइनो ग्रुप 2. तो इनके अंदर अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है. अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें तो दैट इज थायरोक्सिन, एड्रेनालिन, द सेकंड नेम इज एपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनालिन, द सेकंड नेम इज नॉरएपिनेफ्रिन. So these are the amine hormones. Now talk about the peptide hormones. जो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. ये अमाइनो एसिड से बने होते हैं. इसमें अराउंड अबाउट 3 to 200 अमाइनो एसिड्स होते हैं एंड दे हैव पेप्टाइड बॉन्ड्स. सो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं तो दे हैव पेप्टाइड बॉन्ड्स टू. तो पेप्टाइड हार्मोन्स को फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं. इनकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है उसमें आ जाते हैं प्रोटीन हार्मोन्स, प्रोटीनस हार्मोन्स, लॉन्ग पेप्टाइड चेन हार्मोन्स. इनकी लॉन्ग पेप्टाइड चेन होती है, और शॉर्ट पेप्टाइड चेन हार्मोन्स. तो ये तीन जो हैं वो क्लासीफाई होंगे इसके अंदर, पेप्टाइड हार्मोन्स के अंदर. इसमें अब हम एग्जांपल देखते हैं. जैसे प्रोटीनस हार्मोन्स की एग्जांपल है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन्स. लॉन्ग पेप्टाइड में एग्जांपल है इंसुलिन, ग्लूकागॉन, दे आर द लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स. और शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन्स में एग्जांपल है ऑक्सीटोसिन, anti-diuretic hormones. These are the examples of short peptide chain hormones. अब हम स्टेरॉयड हार्मोन्स की बात करें. तो स्टेरॉयड हार्मोन्स में कि दे आर डिराइव्ड फ्रॉम, किससे डिराइव हुए? फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल. सो इनके अंदर अब स्टीरोल ग्रुप प्रेजेंट होगा. अब इसकी हम एग्जांपल देखें तो इसमें आते हैं कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन. तो ये सब एग्जांपल हैं स्टेरॉइड हार्मोन. सो पेनक्रियाज दैट इज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. और पेनक्रियाज जो है ये हेट्रोक्राइन है, जो हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्लासिफिकेशन में. अब देखते हैं सबसे पहले इसके हार्मोन्स में इंसुलिन. इंसुलिन की जो कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन है, यानी कि इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इसको एक कंट्रोल कर रहा है सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल. तो ये इसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं. सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन जो कि ग्रोथ हार्मोन भी जिन्हें हम कहते हैं, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जिसमें से जो एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को स्टिमुलेट करते हैं, और वहाँ पे भी एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड. और जो डायरेक्टली ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो भी इंसुलिन की सिक्रीशन जो है उसको कंट्रोल कर रहा होता है. अब इंसुलिन जो है ये जो पेनक्रियाज है
दैट इज उसमें जो इंसुलिन है, पेनक्रियास के जो सेल्स होते हैं उनको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। तो ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं दैट आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें जो इंसुलिन सिक्रीट होती है, 2 टाइप ऑफ सेल भी मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, एक होते हैं अल्फा सेल, एक होते हैं बीटा सेल। अब जो इंसुलिन है दैट इज सिक्रीटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ये मैं शॉर्ट टर्म इसके लिख रहा हूँ, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ये जो बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स, दीज आर मोर इन नंबर एज कम्पेयर टू द अल्फा सेल्स। तो ये मोर इन नंबर होते हैं एज कम्पेयर टू द अल्फा सेल्स। तो अब इसके जो इंसुलिन के फंक्शंस हैं वो हम देखेंगे। सबसे जो इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इंसुलिन का कि दैट डिक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये डिक्रीज करता है। अब वो कौन कौन से मेथड से उस डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को? बाय इंक्रीजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, कन्वर्ट करेगा इंसुलिन ग्लूकोज को इनटू ग्लाइकोजन। अब यहाँ पे एक बात जो है ना वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि 3 इसके टारगेट टिश्यूज होते हैं इंसुलिन के। वो 3 टारगेट टिश्यूज में आते हैं लिवर, मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू। तो जब हम बात कर रहे हैं कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, जिसको हम ये भी कह सकते हैं इंक्रीज ग्लाइकोजेनेसिस भी कहा जाता है। तो ये जो ग्लाइकोजेनेसिस है ये डायरेक्टली एक्ट कर रही है अब लिवर में एंड मसल्स में। तो एल एंड एम मैंने इसमें यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू फैट्स, ग्लूकोज को फैट्स में कन्वर्ट करना। और यहाँ पे जो इसका रोल है वो 3rd टारगेट टिश्यू दैट इज एडिपोज टिश्यू पे ये एक्ट कर रहा है और इसको हम कहते हैं लिपोजेनेसिस। फिर और किस तरीके से ये ग्लूकोज के लेवल को कम करता है कि ये कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज को इनटू प्रोटीन्स और इसको कहा जाता है प्रोटियोजेनेसिस। प्रोटीन्स का जो बनना है दैट इज नोन एज प्रोटियोजेनेसिस। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फंक्शंस। अगर हमें इसके क्लियर हो जाएं तो हम आराम से इसकी हाइपोसिक्रीशन को भी डिस्कस कर सकते हैं। अब ये डिक्रीज कर रहा है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को, इसका मतलब अगर इसका कंसंट्रेशन, इसकी सिक्रीशन इंसुलिन की कम हो जाएगी तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज नहीं होगा बल्कि इंक्रीज हो जाएगा। तो इट मीन्स इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल का ज़्यादा हो जाना दैट इज नोन एज डायबिटीज मेलाइटस। अब डायबिटीज जो मेलाइटस है इसके अब हमने सिम्टम्स डिस्कस करने हैं। सिम्टम्स में आ जाएगा शुगर इन यूरिन। जो शुगर इन यूरिन है दैट इज नोन एज डायूरेसिस। सॉरी, शुगर इन यूरिन जो है इसको कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। ठीक है। डिस्टर्बेंस हो जाती ओवरऑल इन ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम में, ओवरऑल डिस्टर्बेंस हो जाएगी। उसके बाद रीअरेंजमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, क्योंकि अब ग्लूकोज जो है वो डेट इज प्रेजेंट इन द ब्लड, तो उसकी वजह से जो नर्व्स हैं वो भी सही तरीके से काम नहीं करेंगी, तो डीरेंजमेंट हो जाएगी ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसके अलावा अब देखते हैं कि और क्या होगा। अब जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट कर रही है, ग्लूकोज का कन्वर्जन हो जाती है फैट्स में, इसका मतलब फैट ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर वो कन्वर्जन नहीं होगी तो इसका मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फैट स्टार्ट हो जाएगी। जब फैट की ब्रेक डाउन होगी तो उससे टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स जो है वो फॉर्म होंगे। ये जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं इनको ग्लूकोज चाहिए होता है, इनकी जो है ना वो लॉस्ट के लिए, इनकी को निकालने के लिए बॉडी से ग्लूकोज एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिसको कीटोन बॉडीज कहते हैं बेसिकली हम।
तो वो टॉक्सिक मेटाबोलाइट जो हैं वो एक्यूमुलेट कर देंगे और ये लॉस्ट होंगे फ्रॉम किडनी विद वैल्यूएबल मेटल कैटाइंस, जो हमारी बॉडी में बहुत नेसेसरी होते हैं कैटाइंस, तो उनके साथ ही ये बाहर जा सकते हैं, उनके साथ बाइंड होकर ये बाहर जा सकते हैं। तो ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं जो फैट की ब्रेकडाउन से जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बनते हैं, और उनका वो मेटल कैटाइंस के साथ ही बॉडी से बाहर जा सकते हैं। इसके अलावा डिहाइड्रेशन हो जाती है, हाइपोसिक्रीशन अगर होगी, वे ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो रही, जिसकी वजह से बॉडी को वाटर की जो कमी है वो हो जाती है, और उसकी वजह से देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स टेक प्लेस। अब अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाएगी इंसुलिन की, ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा कम हो गया, ज़्यादा यूटिलाइजेशन हुई ग्लूकोज की, इंक्रीज हो गया हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाना, तो इंक्रीज हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, और उससे क्या होगा, नर्व एंड मसल डैमेज भी हो सकते हैं, मसल। So this will happen in the case of hypersecretion of insulin. So now the next hormone of pancreas, that is glucagon. Glucagon, that is secreted by the alpha cells of the islets of Langerhans. और control of secretion इसकी same है, that is from somatotropic hormone, adrenocorticotropic hormone and glucose level in the blood. अब जो ग्लूकागॉन है डेट इज एंटागोनिस्टिक टू ग्लूकोज, और सॉरी इंसुलिन, एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन, और ये इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को। अब वो कैसे इंक्रीज करता है, बाय ब्रेकडाउन ऑफ glycogen in liver and muscles, and also increase breakdown of fats। तो इस तरीके से ये जो है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। So if we talk about the hypo and the hyper secretion in the case of glucagon, तो glucagon के बारे में है कि इसकी जो ये hypo and hyper secretion है बहुत रेयर होती हैं, but there is a thing that is discussed in your book, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ट्यूमर्स हो जाते हैं अल्फा सेल्स में, अल्फा सेल्स में अगर ट्यूमर हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, एक्सेस होगी ग्लूकागॉन सिक्रीशन, जब ग्लूकागॉन सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेस हो जाएगा ब्लड ग्लूकोज का लेवल। जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा तो दिस इन टर्न इट विल डैमेजेस द अल्फा सेल्स इन टर्न, तो विल डैमेज द अल्फा सेल्स, क्योंकि अब उनका ट्यूमर है तो वो ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकागॉन जो है वो सिक्रीट कर रहे हैं, और उसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज का लेवल भी हाई होता जा रहा है। तो अल्फा सेल्स जो हैं जिनको ट्यूमर्स हो चुका है जिसकी वजह से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है उनको, तो दैट्स वाई दे विल डैमेज in return of that specific condition. So this is all about the hormones of the pancreas. So next we will talk about the antidiuretic hormone ADH, or that is also known as vasopressin. अब इसकी जो सिक्रीशन को कंट्रोल करता है ADH की, ADH सबसे पहले तो सिक्रीट कहाँ से होता है, that is secreted by posterior pituitary gland,
पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। इसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर हो जाए, अगर डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम हो जाए, एंड डिक्रीज इन ऑस्मोटिक pressure that is detected by osmoreceptors in hypothalamus। तो और इसी तरीके से जो कंट्रोल करता है सिक्रीशन, एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलाई, जो एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलाई वो भी स्टिमुलेट कर देगा, इन्फ्लुएंस करेगा हाइपोथैलेमिक न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। तो अब इसका फंक्शन देखते हैं। इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डिस्टल कॉर्नरी ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो मेनली ये कलेक्टिंग डक्ट्स की जो है ना रीअब्जॉर्प्शन, उसी की बात होती है। और दूसरा इसका फंक्शन है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है आर्ट्रियोल्स को। अब यहाँ पे लिखा ना डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है आर्ट्रियोल्स को, जिससे क्या होता है ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इस कॉन्ट्रैक्शन करता है जो आर्ट्रियोल्स की, प्रेस कर देता है आर्ट्रियोल्स को, दैट्स वाई इसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। और ये इंक्रीज कर देता है ब्लड प्रेशर को। तो अगर इसकी हाइपो सिक्रीशन हो जाए, यानी कि लेस अमाउंट अगर इसकी सिक्रीट हो रही है, तो ऑब्वियसली लेस एब्जॉर्प्शन होगी वाटर की। इसका मतलब वाटर जो है वो यूरिन में ज़्यादा जाएगा, और यूरिन जो जिसको फिर हम कहेंगे हाइपोटोनिक यूरिन जो है वो बॉडी प्रोड्यूस करेगी, जिसमें वाटर की मिकदार ज़्यादा होगी। और इस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो ये जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है, इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें ये एक सिम्टम है डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब है डाइल्यूट यूरिन की प्रोडक्शन, यानी कि जिसमें वाटर ज़्यादा, यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो जाता है, इसमें वाटर ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। और पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया हम कहते हैं ग्रेट थर्स्ट, यानी कि जिसमें प्यास ज़्यादा लगेगी। तो पानी क्योंकि बॉडी ज़्यादा बाहर जा रहा है तो इसलिए प्यास भी ज़्यादा लग रही है। तो अगर हम इसकी हाइपर सिक्रीशन की बात करें, तो क्योंकि ये इंक्रीज़ कर रहा है एब्जॉर्प्शन को, तो इट विल मोर इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जब ज़्यादा हो जाएगी तो वाटर ज़्यादा कम हो जाएगा इन यूरिन, और उससे मोर एंड मोर जो है वो कंसनट्रेटेड यानी हाइपरटोनिक जो यूरिन है वो प्रोड्यूस होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोन ऑफ दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। So now we are going to discuss about the plant hormones. So here in the diagram you can see the table in which auxin, gibberellin and abscisic acid को डिस्कस किया गया है। अब इसमें सबसे पहले आप देख रहे हो स्टेम। ऑक्सिन जो है वो स्टेम में प्रमोट करते हैं सेल की एनलार्जमेंट को इन द रीजन बिहाइंड द एपेक्स, जिसको आप प्राइमरी ग्रोथ भी कहा जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सिन है वो प्रमोट करता है प्राइमरी ग्रोथ को, और सेल डिवीजन इन कैम्बियम, इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। तो ऑक्सिन प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ दोनों को प्रमोट करता है। बिहाइंड एपेक्स का मतलब कि जो एपेक्स दैट इज दी शूट एपेक्स जिसको हम कहते हैं, तो उसके जो बैक साइड से जो अराइज होगा तो उसको हम उधर से सेल एनलार्जमेंट होती है, इसकी वजह से शूट जो है वो अराइज हो जाता है, शूट की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। जिबरेलिन की बात करें तो उसके फंक्शन प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड सेम है जैसे ऑक्सिन के हैं, यानी कि जिबरेलिन भी प्रमोट करता है प्राइमरी ग्रोथ को, प्रमोट करता है सेकेंडरी ग्रोथ को।
जिबरेलिन का एक और फंक्शन है बोल्टिंग कहते हैं। बोल्टिंग क्या है? प्री मेच्योर प्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग स्टेम्स। प्री मेच्योर प्रोडक्शन होती है फ्लावरिंग स्टेम की, यानी कि प्रमोट करेगा बोल्टिंग ऑफ सम रोजेट प्लांट्स जो फ्लावर प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें जिबरेलिन का बहुत अहम रोल है, यानी कि बोल्टिंग में। एब्सिसिक एसिड जो है ये इनहिबिट करता है स्टेम एंड रूट ग्रोथ स्पेशली ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस लाइक ड्राउट एंड वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग में पानी खड़ा हो जाना, बारिश के बाद जो पानी नॉर्मली खड़ा हो जाता है उसे वाटर लॉगिंग कहते हैं। तो ड्राउट, खुश्की और वाटर लॉगिंग में जो एब्सिसिक एसिड है वो ऑक्सिन और जिबरेलिन के ऑपोजिट काम करेगा, ये इनहिबिट करेगा स्टेम एंड रूट ग्रोथ को। रूट की बात करें तो ऑक्सिन प्रमोट करता है ग्रोथ एट लो कंसंट्रेशन, बट जब हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी तो ये इनहिबिट करेगा रूट की ग्रोथ को। और ये रूट की जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करता है कैलसिस एंड कटिंग से। तो कैलसिस जो पैरेन्काइमा सेल्स की एक ग्रोथ होती है जो कि ब्लीडिंग की वजह से, कट लगने की वजह से प्लांट्स में ग्रोथ स्टार्ट होती है, उसे कैलसिस कहते हैं। तो वहां से जो रूट्स हैं उसकी ग्रोथ को करता है स्टार्ट, प्रमोट करता है। जिबरेलिन जो है ये सेल डिवीजन करता है इन एपिकल मेरिस्टेम। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जिनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी होती है, तो उसकी सेल डिवीजन को ये प्रमोट करता है जिबरेलिन इन द केस ऑफ रूट्स। अब हम बात करेंगे एब्सिसिक एसिड का रूट में कोई रोल नहीं है, यानी कि जो ऊपर हमने पढ़ा कि इनहिबिट करता है रूट की ग्रोथ को, जस्ट यही इसका एक फंक्शन है। लीफ की बात करें तो ऑक्सिन जो है इनहिबिट करता है एब्सिजन। एब्सिजन कहते हैं शेडिंग को, लीव्स का गिर जाना, और डिले करता है लीफ सेनिसेंस, यानी कि एजिंग। जो लीफ ओल्ड हो जाते हैं एजिंग में उसका डिले करवाता है। जिबरेलिन का भी सेम रोल है। एब्सिसिक एसिड उसके ऑपोजिट काम करेगा, ये प्रमोट करता है ऑक्सीजन को एंड लीफ सेनिसेंस को, प्रमोट करता है स्टोमेटल क्लोजिंग को। ये हमने डिस्कस किया था इससे प्रीवियसली। स्टोमेटल क्लोजिंग का मतलब जब हाई टेम्परेचर हो जाता है तो ये स्टोमेटा को क्लोज करवाते हैं ताकि जो है ना ट्रांसपायरेशन ना हो सके। फिर आता है फ्लावरिंग। फ्लावरिंग में जो ऑक्सिन है उसका कोई रोल नहीं है, जबकि एक जिबरेलिन का रोल है कि ये सब्स्टिट्यूट करता है फॉर रेड लाइट, therefore promote flowering in long day plants while inhibit in the short day plants। तो फोटोपीरियोडिज्म का जो आर्टिकल आप इससे पहले डिस्कस कर चुके हो, दे मे सब्स्टिट्यूट फॉर रेड लाइट को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिबरेलिन, और प्रमोट करते हैं फ्लावरिंग लॉन्ग डे प्लांट्स में, इनहिबिट करते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स में। जब हम बात करेंगे एब्सिसिक एसिड की तो वो इसके ऑपोजिट काम करेगा, ये प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स और इनहिबिट करता है इन लॉन्ग डे प्लांट। तो ये जिबरेलिन के ऑपोजिट काम करता है एब्सिसिक एसिड। बड एंड सीड डोरमेंसी में ऑक्सिन जो है प्रमोट करता है बड इनिशिएशन को इन शूट्स। जिबरेलिन सेम काम करता है, जबकि एब्सिसिक एसिड उसके ऑपोजिट काम करता है, वो प्रमोट करता है बड एंड सीड डोरमेंसी। फ्रूट की बात करें तो ऑक्सिन जो है वो प्रमोट करता है फ्रूट की ग्रोथ को, इंड्यूस करता है पार्थेनोकार्पी, दैट इज द फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन। और जो जिबरेलिन है ये डिले करता है इन द राइपनिंग, इम्प्रूव स्टोरेज लाइफ ऑफ बनाना एंड ग्रेप्स। स्टोरेज लाइफ उनकी ज़्यादा हो जाती है। एपिकल डोमिनेंस जो ऑक्सिन है वो प्रमोट करता है, जबकि जिबरेलिन जो है वो एनहांस करता है, और एब्सिसिक एसिड का इसमें कोई रोल नहीं है। अब हम इसकी 1 by 1 हार्मोन की कमर्शियल एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं। तो ऑक्सिन के सबसे पहले जो ये सिंथेटिक ऑक्सिन आपके सामने आ रहे हैं एक टेबल में, जिसमें है नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, जिसको इंडोल प्रोपियोनिक एसिड भी कहते हैं। ये स्टिमुलेट करता है फ्रूटिंग को, हेल्प करता है नेचुरल फ्रूट सेट, यानी कि फ्रूट की जो डेवलपमेंट है। समटाइम्स कॉजेज फ्रूट सेटिंग इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि पार्थेनोकार्पी, जो हमने इससे पहले डिस्कस भी किया। ऑक्सिन का रोल है ये। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये सिलेक्टिव वीड किलर है, ये किल्स करता है ब्रॉड लीव्ड स्पीशीज लाइक डाइकोट्स, यूज्ड इन सीरियल क्रॉप्स एंड लॉन्स टू एलिमिनेट वीड्स, यानी कि वीड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। इनहिबिट करता है स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटोस, ग्रोथ ना हो सके, वो स्टोर हो सके ज्यादा टाइम के लिए। प्रिवेंट प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप, यानी कि रिटार्ड करता है एब्सिशन को, जो कि ऑक्सिन का फंक्शन भी है। अब जिबरेलिन की हम देखें कमर्शियल एप्लीकेशन। जिबरेलिन जो है प्रमोट करता है फ्रूट सेटिंग, फॉर एग्जांपल इन टैंजरीज एंड पियर्स, एंड आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग सीडलेस ग्रेप्स भी बनाते हैं, सो पार्थेनोकार्पी कहते हैं। आल्सो इंक्रीज द बेरी के साइज को भी इंक्रीज करता है। और GA3 जो इसका एक स्पेसिफिक है जिबरेलिन हार्मोन का,
ये ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज है टू स्टिमुलेट अल्फा अमाइलेज प्रोडक्शन इन बार्ले एंड दिस प्रमोट माल्टिंग। माल्टिंग में इसका एक रोल है, अल्कोहल बनाने में इसका एक रोल है। नंबर 3 टू डिले राइपनिंग एंड इम्प्रूव स्टोरेज लाइफ ऑफ बनाना एंड ग्रेप फ्रूट्स, जो हमने डिस्कस कर लिया इससे पहले। एफसीसिक एसिड की कमर्शियल एप्लीकेशन देखें तो एफसीसिक एसिड कैन बी स्प्रेड ऑन ट्री क्रॉप्स टू रेगुलेट फ्रूट ड्रॉप एट द एंड ऑफ द सीजन, ताकि सीजन के एंड पे जो फ्रूट ड्रॉप है वो रेगुलेट हो सके। दिस रिमूव्स द नीड फॉर पिकिंग ओवर अ लार्ज टाइम स्पैन, वेट करें हम बहुत टाइम स्पैन का, तो ये ऑटोमेटिकली इसको स्प्रे करते हैं तो जो है वो रेगुलेट हो जाता है फ्रूट ड्रॉप। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट हार्मोन। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।